जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद पीके सर में। आइए दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक या आप चैप्टर भी कह सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड। ओके, न्यूक्लिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्र की द्रव्य नाम से या फिर केंद्र की अम्ल नाम से भी जानते हैं। और ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये पाया कहाँ पर जाता है? जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, न्यूक्लिक मतलब ये कहाँ पर पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। जो हमारे बॉडी का सेल होता है उस सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? हमारा न्यूक्लिक एसिड। और ये जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है ये मेनली डीएनए और आरएनए इन्हीं दोनों को मिला करके हमारा क्या बनता है? न्यूक्लिक एसिड। डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए को बोलते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। पहले एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता था, बट अब ये क्वेश्चन बहुत ओल्ड हो चुके हैं, ये नहीं पूछा जाता है। तो ये जो हमारा डीएनए है इसकी जो डिस्कवरी किए थे या फिर इसका जो पहली बार अवलोकन किया था वो थे एक साइंटिस्ट जिनका नाम था चार्ल्स बर्ग। चार्ल्स बर्ग नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि डीएनए नाम का कोई पिगमेंट या फिर डीएनए नाम का कोई चीज होता है। लेकिन ये जो चार्ल्स बर्ग थे ना, इन्होंने डीएनए को अच्छी तरह से स्टडी नहीं किया, मतलब इसको एक्सप्लेन नहीं किया अच्छे से। और इनके बाद चार्ल्स बर्ग के बाद एक साइंटिस्ट आए जिनको हम लोग बोलते हैं वाटसन एंड क्रिक। दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था वाटसन, दूसरे का नाम था क्रिक। इन दोनों ने क्या किया? सेल के अंदर जो न्यूक्लियस था और न्यूक्लियस के अंदर ये जो डीएनए और आरएनए थे न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में, उसमें से इन्होंने क्या किया? डीएनए को लिया एंड उसका अलग से स्टडी किया। तो उन्होंने बताया कि ये जो डीएनए होता है ये डीएनए हमारा ये एक हेलिक्स के फॉर्म होता है और वो जो हेलिक्स होता है डबल हेलिक्स होता है। ओके, जो स्प्रिंग नहीं होता है फोर व्हीलर वगैरह या इन सब में जो स्प्रिंग लगा होता है, सॉकर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी तरह होता है कुछ इसका स्ट्रक्चर डीएनए का, जैसे यहाँ पर दिखाया गया मैंने। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इसी को बोलते हैं डबल हेलिक्स मॉडल। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया है या फिर डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो किसने किया था? वाटसन एंड क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने। ओके, ज्यादातर क्वेश्चन इंग्लिश में ही लेकर के आता है, जैसे कि डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, तो इसी को हिंदी में भी लिख के आएगा डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया। तो ये जो द्विकुंडलित मॉडल मैंने बोला ये बहुत रेयर केस में लिख कर आता है। अब इंग्लिश को ही उसी को हिंदी में भी लिख के आ जाता है, तो आपको डबल हेलिक्स मॉडल ही याद करना पड़ेगा। तो डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का किसने दिया था? वाटसन और क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने। तो ये जो वाटसन और क्रिक ने स्टडी किया तो उन्होंने बताया कि जो हमारा डीएनए है वो मेनली तीन चीजों से मिलकर के बना होता है। ओके, जो हमारा डीएनए होता है वो मेनली तीन तरह की चीजों से मिलकर के बना होता है, जिसमें कि हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम, मेनली डीएनए और जीन। ओके, क्रोमोसोम, डीएनए और जीन। देखिए, जो हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने पेयर में होते हैं? 23 पेयर में होते हैं। ओके, 23 पेयर में हमारा क्रोमोसोम होता है और उनमें 22 पेयर्स मेल एंड फीमेल में क्या होता है? सेम होता है। 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेम इन ह्यूमन बॉडी। ओके, देखिए जो मेल और फीमेल होते हैं उसमें 22 पेयर क्रोमोसोम के सेम होते हैं। 22 पेयर सेम होते हैं, इसलिए जो हम लोग मेल और फीमेल होते हैं लगभग बॉडी का हर एक स्ट्रक्चर सेम होता है। दो आंख, दो कान, दो किडनी, ये सब जितने भी हमारे दो हाथ, दो पैर, ये सब कुछ सेम होता है। लेकिन होता क्या है, जो ये अभी एक पेयर बाकी है ना, जो लास्ट वाला 23 वाला पेयर है, उसमें मेनली जो क्रोमोसोम होते हैं XX होता है ये फीमेल में, ये जो क्रोमोसोम है फीमेल में पाया जाता है XX, और XY फीमेल जो क्रोमोसोम है वो किस में पाया जाता है? मेल के अंदर। ये किस में पाया जाता है? मेल के अंदर। तो यही दो जो क्रोमोसोम है फीमेल का, इसमें ऐड कर देंगे तो दो मिलकर के एक पेयर बनाएगा, तो 23 पेयर फीमेल में हो जाएगा और यहाँ से दो X और Y क्रोमोसोम मिलकर एक पेयर बनाएंगे, तो इस 1 को 22 पेयर में ऐड कर देंगे तो 23 पेयर मेल का बन जाएगा।
तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जब माँ के पेट में बच्चा हो रहा होता है तो उसका जो सेक्स है या फिर जो उसका लिंग है वो किससे डिसाइड होता है, मदर से या फादर से। तो जो सेक्स डिसाइड किया जाता है बच्चों का वो डिसाइड किया जाता है मेल से। क्यों? क्योंकि मेल में जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स और वाई होते हैं और फीमेल में एक्स और एक्स ही होते हैं। तो देखो एक्स और एक्स इसमें है, अगर इस फीमेल का इस मेल का एक्स इस फीमेल के एक्स से मिलेगा तो क्या बनेगा, एक्स एक्स ही बनेगा। यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स, तो एक्स एक्स तो फीमेल को डिनोट करता है, एक्स और एक्स फीमेल को डिनोट करता है ना। तो अगर यहाँ से मेल का वाई मिल जाए और फीमेल का एक्स मिल जाए, क्योंकि एक्स ही तो है फीमेल में तो एक्स ही आएगा, तो ये एक्स और ये वाई मिलकर क्या बनाएगा, एक्स वाई। और एक्स वाई किसको शो करता है, मेल को शो करता है। तो कहने का सेंस ये है कि जो सेक्स को डिसाइड करने वाले क्रोमोसोम है वो मेनली किसके ऊपर डिपेंड करता है, फादर के ऊपर। एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन रेलवे वगैरह में पूछे जाते हैं। ओके, तो ये जो क्रोमोसोम है, जब वाटसन एंड क्रिक नाम के साइंटिस्ट लोगों ने इसका स्टडी किया तो इन्होंने बताया कि जो हमारा डीएनए है उसका कुछ शेप इस तरह से होता है। ओके, तो इनके बाद वाटसन एंड क्रिक के बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जोहानसन नाम के साइंटिस्ट थे। ये जोहानसन नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, इस डीएनए को यहां से पकड़ करके क्या क्या एक्सपेंड कराया, मतलब खींच दिया। जब खींचा इन्होंने तो ये कॉइल के फॉर्म में अलग हुआ। यहां पर देखिए ये जो रेड कलर का है इसको बता रहे हैं, ये जो कॉइल के फॉर्म में अलग हुआ एक्सपेंड हुआ है इसको उन्होंने क्या बोला, डीएनए। मेनली डीएनए क्या है, यही है। लेकिन इसके बाद इसको और किसी ने क्या किया, कोई साइंटिस्ट रहे होंगे, नाम नहीं याद है मुझे, उन्होंने क्या किया, इसको और एक्सपेंड कराया, एकदम खींच दिया। जैसे आप स्प्रिंग वगैरह लेकर देखेंगे, जब उसको खींच देते हैं तो कुछ इस तरह का आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर मिल रहा है लास्ट में इधर, इन दोनों स्ट्रक्चर के जहां पे मीटिंग पॉइंट है या फिर आप बोल सकते हैं जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, देखिए यहां पर इसकी बात कर रहे हैं, ये इनके बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। केवल यही नहीं, यहां पर भी क्या होगा, जीन होगा, और यहां पर भी क्या होगा, जीन होगा। मतलब दो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इनके बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे करेक्टर होते हैं पूरे, मतलब ह्यूमन बॉडी का जो करेक्टर होता है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन या फिर एक सेक्स से दूसरे सेक्स में कैसे पहुंचता है, तो इन्हीं की वजह से पहुंचता है। इनमें से कोई सा भी ऑप्शन अगर आपके ऑप्शन में होगा एग्जाम में तो इनमें से आप कोई भी ऑप्शन टिक कर सकते हैं, लेकिन कभी भी इन तीनों ऑप्शन नहीं देगा आपको। ओके, मेनली आंसर आपका क्या होगा, डीएनए होगा। ओके, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डीएनए ही हमारा क्या होता है, डिसाइड करता है कि बच्चा जो है वो किसका है। ठीक है, जैसे कभी कभी होता है कि लोग विवाद खड़ा कर देते हैं कि मेरा बच्चा नहीं है, या ऐसा कुछ जब सिचुएशन आता है कपल्स के अंदर, तो यही डीएनए जांच किया जाता है। तो डीएनए में मेनली किसका जांच किया जाता है, मेल का। अगर बच्चे का डीएनए, मेल का जो डीएनए है अगर उससे मैच कर गया तो इससे प्रूफ हो जाता है कि ये बच्चा उसी का है। अनुवांशिक लक्षणों को एक पर्सन से दूसरे पर्सन या फिर बच्चों में किसके द्वारा भेजा जाता है, तो डीएनए से। अगर डीएनए ऑप्शन नहीं है तो जीन, जीन भी नहीं है तो क्रोमोसोम। ओके, देखिए ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम आपका दो पार्ट से मिलकर के बना है, एक पार्ट इधर है और दूसरा पार्ट इधर है, इसलिए इसको बोलते हैं डबल हेलिक्स। ओके, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, इसको बोलते हैं डबल हेलिक्स। देखिए ये जो हमारा डबल हेलिक्स मॉडल है जिसको कि वाटसन एंड क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, इसका जब स्ट्रक्चर बनाया उन्होंने तो बताया कि जहां पर ये मीटअप हो रहे हैं ना, मीटअप हो रहे हैं, तो इस मीटअप पॉइंट को क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन एक धागे की तरह होता है। ठीक है, आप देख भी पा रहे हैं ये क्या है, एक धागा की तरह तो दिख रहा है। ये क्रोमेटिन धागे
क्या कहलाते हैं, जहां पे ये मीटअप होते हैं। ठीक है, ये जो मीटअप हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। और ये जो इसका आउटर सरफेस है, ये जैसे कि ये है ना, ये आउटर सरफेस जो है, इस आउटर सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ओके, आउटर सरफेस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। और ये जो जहां पे मीटअप हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। ओके, देखिए ये जो जीन है ना, इसके अंदर मैंने ये जो ऐसे लाइन वाइज दिखाया है, ऐसे वर्टिकल, ये इसको हम लोग जब अंदर डीप में स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि ये जो हम ऐसे दिखा रहे हैं ना, ये कुछ और नहीं, ये न्यूक्लियोटाइड ही होता है। ओके, कभी कभी एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो जीन है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना होता है, इसके बीच का डिस्टेंस भी पूछ सकता है। तो ये होता है 34 एंगस्ट्रॉम। ओके, 34 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या होता है, ये भी एक आपका डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट होती है। ओके, आइए दोस्तों, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं डीएनए के बारे में। ओके, डीएनए जो ये डीएनए होता है, ये मेनली किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। ओके, डीएनए किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं डीएनए को हम लोग न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। देखिए, डीएनए में मेनली दो पार्ट होते हैं, या फिर डीएनए जो बना होता है किसका बना होता है, एक होता है न्यूक्लियोसाइड, एक होता है फॉस्फेट। ओके, अगर आपसे पूछ दे एग्जाम में कि डीएनए किसका बना होता है, तो आप ये न्यूक्लियोसाइड नहीं बोलेंगे। या फिर आपसे अगर पूछेगा कि जो डीएनए होता है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आप या ना तो न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे ना तो फॉस्फेट बोलेंगे। अगर तत्व की बात कर दिया तो आप बोलेंगे फास्फोरस। क्या पाया जाता है, फास्फोरस। फास्फेट से क्या हो जाएगा, फास्फोरस। ओके, अगर बना हुआ है किसका डीएनए, अगर ये पूछेगा तो न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट। अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो न्यूक्लियोटाइड ऑप्शन में जरूर दिया होगा। ओके, तो ये जो न्यूक्लियोसाइड होता है, ये न्यूक्लियोसाइड मेनली दो पार्ट से मिलकर के बना होता है। एक होता है शुगर, एक होता है नाइट्रोजन बेस। ओके, एक होता है शुगर, एक होता है नाइट्रोजन बेस। अब देखिए, ये जो देखो शुगर जो है, इसमें क्या पाया जाएगा, डीऑक्सी राइबोज शुगर। ओके, डीएनए में क्या पाया जाएगा, डीऑक्सी राइबोज शुगर। आरएनए में क्या पाया जाएगा, केवल राइबोज शुगर। ठीक है, शुगर में ये जो डीएनए है, डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है, डीऑक्सी राइबोज शुगर, और आरएनए में केवल राइबोज शुगर। अब आते हैं हम लोग जो नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन बेस, ये जो नाइट्रोजन बेस है डीएनए का, ये मेनली दो पार्ट से मिलकर के बना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक पायरिन और एक क्या बोलते हैं, पायरेडमिन। ठीक है, एक होता है पायरिन, एक होता है पायरेडमिन। और ये जो पायरिन होता है, ये पायरिन बना होता है एडेनिन और ग्वानिन का। ये जो पायरिन होता है एडेनिन और ग्वानिन का बना होता है। और ये जो पायरेडमिन होता है, ये आपका बना होता है थायमिन और साइटोसिन का। पायरिन किसका बना होता है, एडेनिन का और ग्वानिन का। और पायरेडमिन किसका बना होता है, थायमिन का और साइटोसिन का। देखिए, ये जो पायरिन है और जो पायरेडमिन है, ये आपस में एक साथ मिलते हैं एक बॉन्ड से, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, एडेनिन किसके साथ मिलता है, इसके सामने कौन है, थायमिन। एडेनिन किसके साथ मिलता है, थायमिन के साथ। ग्वानिन किसके साथ मिलता है, साइटोसिन के साथ। ओके, मैं आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर में दिखाया हूं। देखिए, यहाँ पर एडेनिन थायमिन के साथ मिल रहा है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ मिल रहा है। और ये जो पॉइंट है इसको मैंने आपको बता ही दिया कि ये क्या है, क्रोमेटिन है। ओके, और ये जिसका बाहरी सरफेस है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ओके, तो ये जो एडेनिन होता है थायमिन के साथ जब मिलता है तो इसके साथ डबल बॉन्ड लगाता है। जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड लगा है ये डबल बॉन्ड के साथ आता है। और ये जो ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है तो ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ आता है। ओके, ग्वानिन किसके साथ जुड़ेगा, जब साइटोसिन के साथ, तो ये किसके कितना इसके साथ बॉन्ड आएगा, 3 बॉन्ड आएगा। ठीक है, तो देखिए, अगर आपसे पूछ दे कि डीएनए से आरएनए बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डीएनए से अगर हमको आरएनए बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, या फिर कौन सा नाइट्रोजन बेस में हमको परिवर्तन करना पड़ेगा, तो देखिए, अभी मैंने बोला कि जो डीएनए है उसमें मेनली जो हमारे नाइट्रोजन बेस होते हैं वो क्या होते हैं, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन।
ये होता है डीएनए के अंदर। लेकिन अगर मैं ये जो नाइट्रोजन बेस है पायरेडमिन वाला पार्ट, अगर मैं इस थाइमिन को हटा करके यहाँ पर अगर मैं यूरेसिल जोड़ दूं, ठीक है, अगर मैं इसको मिटा दूं और यहाँ पर मैं यूरेसिल जोड़ दूं, यूरेसिल यूरेसिल अगर मैं जोड़ दूं यहाँ पर, ये हट गया, अगर सपोज करिए अगर ये हट गया है तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया, अगर ये हट गया है तो मतलब एडेनिन यूरेसिल के साथ जुड़ जाए और ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ जाए, तो अब ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये हो जाएगा आपका आरएनए का। ओके, तो आपका जवाब क्या आएगा? डीएनए से आरएनए में बदलने के लिए जो नाइट्रोजन बेस में परिवर्तन किया जाता है उसका नाम क्या है? यूरेसिल। ओके, आइए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं आरएनए का। ठीक है, आरएनए क्या करता है? देखिए, जैसे कि डीएनए किसका बना होता है? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन का। तो उसी प्रकार और जो डीएनए में जो हमारा पाया जाता है नाइट्रोजन बेस क्या क्या पाया जाता है? पायरिन और पायरेडमिन। ठीक है, तो ये जो आरएनए है, आरएनए में जो शुगर पाया जाता है, डीएनए में कौन सा पाया जाता है? डीऑक्सीराइबोज शुगर, और आरएनए में क्या पाया जाता है? केवल राइबोज शुगर। ओके, और जैसे कि नाइट्रोजन बेस उसमें क्या था? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। देखो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये तो तीनों डीएनए और आरएनए दोनों में कॉमन है। चेंज क्या है? थाइमिन और यूरेसिल का। मतलब डीएनए में कौन सा आपका नाइट्रोजन बेस है? थाइमिन स्पेशल, और आरएनए के लिए कौन सा है? यूरेसिल। थाइमिन की जगह यूरेसिल लगाते ही डीएनए किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आरएनए में। ओके, अब देखिए स्ट्रक्चर कैसा होता है। मैंने आपको बताया कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? डबल हेलिक्स फॉर्म में होता है। देखिएगा ऐसा, ठीक है, ये हो गया डीएनए का। बट जो हमारा आरएनए होता है वो सिंगल हेलिक्स फॉर्म में होता है, केवल इस तरह से। ओके, ये डिफरेंस होता है डीएनए और आरएनए में। डीएनए डबल हेलिक्स फॉर्म में होता है, आरएनए केवल सिंगल हेलिक्स फॉर्म में होता है। अब देखिए फंक्शन क्या है, आरएनए करता क्या है। देखो आरएनए क्या करता है? ये प्रोटीन को बनाने का काम करता है, या फिर प्रोटीन बनाने में हेल्प करने का काम करता है। ओके, देखो हमारे जो बॉडी में जो प्रोटीन बनती है, हमारे बॉडी में जो प्रोटीन बनता है वो 20 अमीनो एसिड 20 अमीनो एसिड से वन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ओके, 20 अमीनो एसिड से मिलने से क्या होता है? एक सिंगल प्रोटीन बनता है। तो देखिए ये जो 20 अमीनो एसिड है ये कहां से मिलता है? देखो इन 20 अमीनो एसिड में से 10 अमीनो एसिड जो होता है, 10 अमीनो एसिड वो हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। ओके, 20 अमीनो एसिड में से 10 अमीनो एसिड का है ऑलरेडी हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, एंड 10 जो अदर अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट है वो हमारी रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होती है? जो कुछ भी हम खाते हैं, ठीक है, जो कुछ भी हम खाते हैं उसमें से ये जो बचे हुए 10 अमीनो एसिड हैं उसकी क्षतिपूर्ति की जाती है। और वो कैसे की जाती है? आइए समझते हैं। देखिए जो आरएनए होता है, आरएनए के लगभग 3 पार्ट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? ये जो 10 अमीनो एसिड की जरूरत है उसको कंप्लीट करने में मदद करते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रोटीन कहां पर बनता है? प्रोटीन बनता है राइबोसोम में। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से किसको जाना जाता है? तो राइबोसोम को जाना जाता है। ठीक है, प्रोटीन को कौन बनाने में मदद करता है? राइबोसोम। या फिर प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से कौन जाना जाता है? तो राइबोसोम। तो देखिए ये जो आरएनए है इसमें 3 तरह के आरएनए होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ठीक है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। देखिए ये जो एमआरएनए है, एम का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर मतलब ये क्या करता है? मैसेज करता है। या फिर आप बोल सकते हैं कि ये जब भोजन में से जो 20 अमीनो एसिड है उनमें से जो 10 अमीनो एसिड है ये क्या करता है? भोजन में से सबको निकाल निकाल के छांट करके क्या करता है? अपने पास रखता है। ओके, भोजन में से ये जो 10 अमीनो एसिड हैं, जो कि हमारे बॉडी में 10 अमीनो एसिड पहले से है और 10 बाहर से मिलेंगे भोजन से, तो वो जो 10 अमीनो एसिड है ना उनको उस छांटता है कि कौन कौन सा अमीनो एसिड हमारे बॉडी के अंदर नहीं है। वो उन 10 अमीनो एसिड को क्या करता है? अपने पास स्टोर कर लेता है। और जैसे उसके पास 10 अमीनो एसिड होता है ये क्या करता है? मैसेज करता है किसको? टीआरएनए को। ओके, क्योंकि अगर ये खुद लेकर जाएगा, अगर ये एमआरएनए खुद लेकर जाएगा वो 10 अमीनो एसिड, तब तो ये भोजन में से कितने अमीनो एसिड बाहर चले जाएंगे, है कि नहीं? छूट जाएगा कि नहीं?
तो यही mRNA क्या करता है, ये mRNA जो 10 अमीनो एसिड इसके पास कलेक्ट हुआ है ना, ये क्या करता है, tRNA को ट्रांसफर कर देता है। और tRNA क्या है, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का मतलब क्या है, ये जो mRNA से इसको 10 अमीनो एसिड मिला है, ये ट्रांसफर करके क्या करता है, या फिर आप इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट आरएनए भी बोल सकते हैं, क्योंकि यह ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ठीक है, इस 10 अमीनो एसिड को लेकर के कहां पर जाता है, आरएनए के पास। ओके, और यही आरएनए क्या करता है, ये रिसेप्टर है। रिसेप्टर मतलब ये जो 10 अमीनो एसिड लाया गया है ना, ये क्या करता है, स्टोर कर लेता है, और ये आरएनए किसको देता है, राइबोसोम को देता है, और हमारा प्रोटीन का निर्माण होने लगता है। ये 10 यहां से आ गए, यहां से, और 10 पहले से इन्वॉल्व है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो 10 और 10 मिलकर 20 हो जाएगा, और 20 अमीनो एसिड के मिलने से हमारा एक प्रोटीन बन जाता है। देखिए, आइए अब हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझते हैं कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, देखिए, अगर डीएनए खुद के जैसा या फिर अपने से ही अगर डीएनए दोबारा बना ले, ठीक है, अगर डीएनए अपने से ही दोबारा डीएनए का फॉर्मेशन कर लेता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। ओके, रेप्लिकेशन क्या होता है, खुद के जैसा एक और डीएनए बना लेना ही क्या बोला जाता है, डीएनए, सॉरी क्या बोला जाता है, रेप्लिकेशन। मतलब अगर डीएनए खुद से ही अपने जैसा एक और डीएनए बना लिया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन। ओके, और अगर डीएनए से आरएनए बनाने में, या फिर डीएनए से आरएनए बन गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और मैंने आपको बता ही दिया कि डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, जो एडेनिन थायमिन से जुड़ा है, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ा है। डीएनए के फॉर्मेशन में उसी एडेनिन को जो थायमिन से जोड़ा जा रहा है, थायमिन को रिप्लेस करके वहां पर यूरेसिल को अगर हम लोग ऐड कर दें, तो एडेनिन किससे ऐड हो जाएगा, यूरेसिल से, एंड ग्वानिन किससे ऐड हो जाएगा, साइटोसिन से। तो ये जो फॉर्मेशन बनेगा वो हो जाएगा आरएनए का। तो मेनली आरएनए में कन्वर्ट करने के लिए डीएनए से क्या करते हैं, थायमिन को रिप्लेस करके उसकी जगह हम लोग यूरेसिल को लगा देते हैं। तो जब डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये प्रोसेस कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। और इसी आरएनए से अगर दोबारा डीएनए में बनाया जाए, या फिर आरएनए से दोबारा डीएनए में कन्वर्ट किया जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि इसी प्रोसेस को हम लोग उल्टा कर देते हैं। ओके, डीएनए से आरएनए बनाने के लिए यूरेसिल जोड़ देते हैं थायमिन को हटा करके। अगर फिर हमको आरएनए से डीएनए बनाना है, तो यूरेसिल को हटा देंगे और वहां पे थायमिन जोड़ देंगे। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि अगर आपके पास डीएनए है तो आप आरएनए बना सकते हैं, अगर आरएनए है तो आप डीएनए भी बना सकते हैं। ओके, अब देखिए, आरएनए बन गया, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। यहाँ पर ये जो आरएनए है, जो कि रिसेप्टर का काम किया है, जो 10 अमीनो एसिड यहाँ एमआरएनए दिया है, जब आरएनए के पास आ जाएगा तो यही तो लेकर जाएगा राइबोसोम के पास, है कि नहीं। यहाँ पर कौन है, ये राइबोसोम है। यहाँ पर ये आरएनए क्या करेगा, राइबोसोम को दे देगा, और यही क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है राइबोसोम। तो यहां से जब आरएनए से प्रोटीन बन जाएगा ना, तो प्रोटीन बनने के बाद ना तो आप आरएनए बना सकते हैं और ना ही आप डीएनए बना सकते हैं। ठीक है, डीएनए और आरएनए आपस में इंटरचेंज कब हो सकते हैं, कब तक हो सकते हैं, जब तक ये प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं हुए हैं। जैसे ही आरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा, आप कभी भी इस प्रोटीन से ना तो आरएनए बना सकते हैं और ना ही कभी डीएनए बना सकते हैं। ठीक है, फिर से एक बार सुन लीजिए, अगर डीएनए खुद के जैसा एक और डीएनए बना लेता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनाने के लिए एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ा होता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ा होता है। तो उसी थायमिन को हटा देंगे, यूरेसिल जोड़ देंगे, तो आरएनए बन गया, और उसी यूरेसिल को हटा करके थायमिन जोड़ देंगे दोबारा, तो फिर डीएनए बन जाएगा। और फिर आरएनए से प्रोटीन बनाने के लिए क्या करते हैं, आरएनए से प्रोटीन बनाने की जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। आरएनए से प्रोटीन जब बन गया, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, आरएनए का सुगर कौन होता है, राइबोस सुगर। बेस क्या होता है, यूरेसिल होता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिंगल हेलिकल होता है। ये फंक्शन कैसा होता है इसका, ये प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, ये डीएनए का है स्ट्रक्चर, और ये किसका है, आरएनए का है। ओके,
तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।